डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। आज हम 11th क्लास की साइंस की एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक से चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम के एंड में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं 15 क्वेश्चंस, उनके हम आंसर्स हैं वो डिस्कस करेंगे। और जो भी कंटेंट हम डिस्कस करेंगे ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। What are the difficulties that you would face in classification of animals if common fundamental features are not taken into account? यदि हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं लेकिन उनके जो कॉमन फीचर्स हैं जो उनमें सिमिलर हैं और फंडामेंटल फीचर्स, फंडामेंटल मीन जो मूलभूत हैं, जो उनकी बॉडी को बनाए हुए हैं स्ट्रक्चर या फंडामेंटल जैसे यूनिट हम पढ़ते हैं, तो यदि हम उनको कंसिडर नहीं करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो एनिमल को क्लासिफाई ही किस बेस पे किया जाता है? कॉमन फीचर्स के बेस पे। तो एनिमल आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फीचर्स सच एज सेलुलर अरेंजमेंट, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सीलोम, digestive tract, circulations or a reproductive system. These are the fundamental features which are considered when we classify different organisms. Cellular arrangement means which type of level of organization present in the body of an organism. Tissue level organization, organ system, organ level organization. So these are different type of arrangement which are considered during the classification of organism. Body symmetry, that organisms के अंदर क्या है, रेडियल सिमेट्रिकल है, बायलेटरल सिमेट्रिकल है, ये वो कंसिडर किया जाता है। नेचर ऑफ सिलोम, सिलोम कैसी है, मतलब सीडोसिलोमेट्स एनिमल है या फिर एसिलोमेट है। और टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सिलोम के बेस पे भी देखें तो वो सीजोसिलोमेट्स है या एंटेरोसिलोमेट्स हैं, वो भी हम कंसिडर करते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, सर्कुलेशन क्लोज्ड है या ओपन है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर भी काफ़ी सारे करेक्टर्स होते हैं जैसे यूनिसेक्सुअलिटी, बाइसेक्सुअलिटी, और विविपैरस ओविपैरस एनिमल है या नहीं है, और फर्टिलाइजेशन इंटरनल है एक्सटर्नल है, डेवलपमेंट डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है। बहुत सारे जो बेसिक फीचर्स हैं वो हम स्टडी करते हैं। उन्हीं के बेस पे जिन ऑर्गेनिजम्स में ज़्यादा सिमिलरिटी पाई जाती है उनको एक ग्रुप में रख दिया जाता है और डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स लिए ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में रखा जाता है। और यदि हम ऐसे कॉमन फीचर्स को स्टडी नहीं करते हैं तो इनके बगैर जो क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स की वो बड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। डिफिकल्टीज क्या कुछ हम फेस कर पाएंगे वो देखते हैं। ट्रेसिंग ऑफ इंटरडिपेंडेंस, जो रिलेशनशिप्स हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का, उनके कॉमन फीचर्स हैं, उनको ट्रेस करना, उनका पता लगाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। और दूसरा, डिफिकल्टीज इन डेवलपिंग न्यू स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, जो नई स्पीसीज बनती हैं उनके ग्रुप बनाए जाते हैं इन्हीं कॉमन फीचर्स के बेस पे ही, उनको भी बनाना बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए बेसिक करेक्टर्स या फंडामेंटल फीचर्स को स्टडी करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है यदि हम क्लासीफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ यू आर गिवन ए स्पेसिमेन, व्हाट आर द स्टेप्स दैट यू वुड फॉलो टू क्लासीफाई इट? यदि आपको कोई भी स्पेसिमेन दिया जाता है, जैसे बायोलॉजिकल लैब में हम बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स या ऑर्गेनिजम्स के पार्ट्स हैं या फिर प्लांट पार्ट्स हैं वो देखते हैं, जो मेनली क्या होते हैं, लिविंग पार्ट्स से लिए गए होते हैं, उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है। तो यदि कोई स्पेसिमेन दिया जाता है, स्पेसिमेन प्लांट्स का लिविंग भी हो सकता है और एनिमल्स का तो मेनली डेड ही होता है, प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन के अंदर उसको डाल के रखा जाता है लैब वगैरह में स्टडी पर्पज के लिए। तो उसको क्लासिफाई करते टाइम हमको किन किन प्रोसेसेस से, स्टेप से गुजरना पड़ेगा, क्या क्या हमको फीचर्स हैं वो स्टडी करने पड़ेंगे। तो स्टेप्स हैं जो क्लासिफिकेशन के, क्लासिफाई करेंगे जो स्पेसिमेन के, वो है, पहला स्टेप है क्लासिफाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया है उसी से रिलेटेड है थोड़ा बहुत, उसमें डिफिकल्टीज थी, इसमें स्टेप्स हैं। तो जैसे हमने वहां पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस किया था कि सेलुलर लेवल है या टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, इससे भी ऊपर होते हैं ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो हम स्टडी करेंगे। उसके बाद उसके अंदर सिमेट्री कैसे है, रेडियल है या बायलेटरल है। रेडियल मीन्स कि जब भी हम किसी ऑर्गेनिजम्स को दो इक्वल भाग में काटते हैं उसको सिमेट्री बोलते हैं। और यदि किसी भी प्लेन में हम ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट जो पार्ट्स में जब काटते हैं, टू इक्वल पार्ट्स में काट पाते हैं, तो उसको हम रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। ज़्यादातर सर्कुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसको हम किसी प्लेन में काटे तो इक्वल पार्ट्स में वो कट जाता है।
और बायलैटरल सिमेट्री में जैसे ह्यूमन का हम एग्जांपल लें और बीचों बीच यदि हम काटने की कोशिश करें एक प्लेन जो रखें, उस बेस पे हम देख सकते हैं कि जो ट्रांसवर्स सेक्शन है वो बायलैटरल सिमेट्री में नहीं आएगा, जबकि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है हेड टू, यदि हम टेल या फिर फिट बात करें तो उसमें ऑर्गेनिज्म से दो इक्वल पार्ट्स में कट जाता है। तो बायलैटरल सिमेट्री, और एक ही प्लेन है, केवल एक ही प्लेन में हम ऑर्गेनिज्म को दो भागों में बांट सकते हैं। उस बेस पे ये देखा जाता है कि रेडियल है बायलैटरल सिमेट्री किसी भी ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, ये चेक किया जाता है। दूसरा पॉइंट उसमें, उसके बाद ये डेवलपमेंटल नॉलेज है कि वो डिप्लोब्लास्टिक है ट्रिप्लोब्लास्टिक है। जब भी फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है और जाइगोट के बाद कुछ जर्म लेयर्स बनती हैं। ये दो जर्म लेयर्स बनती हैं तो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, और ये तीन जर्म लेयर्स पार्टिसिपेट करती हैं डिफरेंट टिश्यू जो प्लांट्स या एनिमल्स में, या जो डिफरेंट पार्ट्स हैं जो प्लांट या एनिमल के बनते हैं, उसमें यदि तीन जर्म लेयर्स पार्टिसिपेट करती हैं, एंडोड्रम, एक्टोड्रम और मेसोड्रम, उसको ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। तो ये हायर लेवल में ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है, जबकि जो लोअर लेवल है, जो नॉर्मल स्टार्टिंग वाले जो फाइलम होते हैं जैसे पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, उनके अंदर डिप्लोब्लास्टिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी, जिसको सिलोम भी बोला जाता है। बॉडी कैविटी मीन्स जो स्पेस है डाइजेस्टिव ट्रैक और बॉडी वाल के बीच में जो पाया जाता है, जिसके अंदर मेनली जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको एडजस्ट किया जाता है बॉडी के अंदर, तो वो प्रेजेंट है तो हम सिलोमेट्स बोलते हैं उन एनिमल्स को। और जिनके अंदर एब्सेंट है एसिलोमेट बोला जाता है। एसिलोमेट मेनली जो लोअर एनिमल्स हैं उनके अंदर पाई जाती है। और जो स्यूडोसिलोमेट्स हैं, फॉल्स बॉडी कैविटी जिसके अंदर पाई जाती है, वो एस्केलिमेंसिस है जो राउंड वॉर्म्स हैं, जबकि फ्लैटी एलिमेंसिस वो जो प्लेटफॉर्म्स आते हैं उनके अंदर एसिलोमेट्स में ही आता है। और जो हायर ऑर्गेनिजम्स है जैसे एनालिडा के बाद जितने भी हमारे हायर फाइलम्स हैं वो सारे सिलोमेट्स में ही आते हैं, हम भी सिलोमेट्स में ही आते हैं। नेक्स्ट है जो पॉइंट कंसिडर किया जाता है जब भी हम स्पेसिमेन का क्लासिफिकेशन करते हैं, कि उसके अंदर जो डेवलपमेंट है सिलोम की वो किस टाइप से हुई है, कि वो एंटीरोसिलोम है या फिर सीजोसिलोम बेसिस पे है। और ये भी एक डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर ही कैटेगराइज किए जाते हैं, जिस टाइम पे जो बॉडी कैविटी बन रही होती है ऑर्गेनिज्म के अंदर, जो एम्ब्रियो स्टेज के अंदर, उस टाइम पे डेवलपमेंटल स्टेज है वो चेक की जाती है। क्लासिफाई सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन मीन्स डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द बॉडी। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, जैसे अर्थवर्म है, अर्थवर्म की जो कंप्लीट बॉडी है छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड रहती है। और जैसे ह्यूमंस है, ह्यूमंस के अंदर रीढ़ की हड्डी है जो वर्टिब्रल कॉलम है, वो उसके भी छोटे छोटे रिंग्स पाए जाते हैं। तो इस टाइप के सेगमेंटेशन को भी चेक किया जाता है स्पेसिमेन के अंदर, कि वो एक्सटर्नल सेगमेंटेशन है या फिर बॉडी के इंटरनल पार्ट्स में सेगमेंटेशन है वो पाई जाती है। डिफरेंशिएट द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट देती है, उसके डिफरेंट पार्ट्स को सपोर्ट देती है। जैसे वर्टिब्रल कॉलम है, वो वर्टिब्रेट्स के अंदर एक सपोर्ट मेनली बॉडी का ढांचा प्रोवाइड करती है। इसी प्रकार से जो नोटोकॉर्ड है वो सिफेलोकॉर्डेट्स और प्रोटोकॉर्डेट्स के अंदर एक वर्टिब्रल कॉलम का ही काम करती है। तो ये भी चेक की जाती है कि उसके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, एब्सेंट है। तो इसी बेस पे हम डिफरेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन्हीं बेस पे स्पेसिमेन का पता लगा सकते हैं कि वो किस क्लास से बिलोंग करता है, कि जैसे इसमें कॉर्डेट्स का बोलेंगे जब नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है या नहीं है। सेगमेंटेशन है वो भी एक जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स हम चेक करते हैं एनालिड्स के अंदर। जैसे सिलोम की डेवलपमेंट का भी पॉइंट इसी तरीके से कंसिडर किया जाता है। रेडियल बायलैटरल सिमेट्री है वो भी, हम डिफरेंट पॉइंट्स हैं, ये बड़े मदद करते हैं जब भी हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज हाउ यूजफुल इज द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ बॉडी कैविटी एंड सिलोम इज क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। ये सिलोम का ही पॉइंट है जो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया है। तो कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट, इसी को हम क्या बोलते हैं, सिलोम बोलते हैं या बॉडी कैविटी बोला जाता है। गट वॉल मीन्स डाइजेस्टिव ट्रैक का जो बाहर का पोर्शन है, और बॉडी वॉल जो भी हमारी स्किन की इंटरनल मेम्ब्रेन है जो इंटरनल ऑर्गन्स की तरफ लाई करती है, उसी के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है जिसमें इंटरनल ऑर्गन है, उसी को हम बॉडी कैविटी बोलते हैं। और इस बेस पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम तीन भागों में बांटते हैं। सिलोमेट्स हैव ट्रू बॉडी कैविटी, इन्हीं के अंदर जो बॉडी कैविटी है वो रियल में पाई जाती है। जो एनालिडा, जो अर्थवर्म जिसके अंदर आता है, उससे ऊपर के जितने फाइलम है, मतलब एडवांस टू एडवांस कैरेक्टर्स के जितने फाइलम है, उन सब के अंदर ट्रू बॉडी कैविटी है वो पाई जाती है।
सीडोसिलोमेट्स जिनके अंदर जो बॉडी कैविटी है वो फाल्स होती है, सीडो मीन्स फाल्स, तो जिसमें सिलोम नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म। तो जो सिलोम है वो मेसोडर्म एक लेयर होती है, जैसे एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, जो 3 जर्म लेयर्स होती हैं। यदि मेसोडर्म के द्वारा वो कवर नहीं की गई है, खासकर एस्किया एलिमेंथिसिस जो राउंड वॉर्म्स होते हैं उनके अंदर पाई जाती है, वाइल द मेसोडर्म इज प्रेजेंट एज द स्कैटर्ड पाउचेज। और इनके अंदर हम बोल सकते हैं कि मेसोडर्म्स है वो कहीं कहीं पे पाई जाती है, कंप्लीटली जो बॉडी कैविटी है उसको कवर नहीं करती है मेसोडर्म, तो स्कैटर्ड पाउचेज में पाई जाती है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। तो उन टाइप की बॉडी कैविटी को हम स्यूडोसिलोम बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म को स्यूडोसिलोमेट बोला जाता है। और एस्की एलिमेंथिस जो राउंड वॉर्म्स है, निमेटोड्स जिनको बोला जाता है, जैसे एस्कैरिस है, उनके अंदर ये स्यूडोसिलोम्स है वो पाई जाती है। एक ही फाइलम है जिसके अंदर ये पाई जाती है। एसिलोमेट्स जिनके अंदर बॉडी कैविटी टोटली एब्सेंट होती है, जैसे प्लेटिया एलिमेंथिसिस, फ्लैट वॉर्म्स जो होते हैं उनके अंदर बॉडी कैविटी बिल्कुल पाई नहीं जाती। और ये इंपॉर्टेंट रोल कहाँ पे प्ले करती हैं, ये हाउ यूजफुल इज द स्टडी, जो इस क्वेश्चन का आंसर है ये मेनली। तो हमने मेनली अभी तो क्लासिफिकेशन ही देखी है सिलोम के बेस पर ऑर्गेनिजम्स की। तो डिसाइड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एट ऑर्गन लेवल। जब ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, जैसे हम फाइलम स्टडी करते हैं पोरीफेरा से, तो शुरुआत में सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके बाद जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती रहती है तो उसमें एक क्राइटेरिया हो जाता है ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग डिवाइड करने का, कि सिलोम्स कैसी हैं उनके अंदर। तो उसका एक लेवल ऑफ क्राइटेरिया हम बोल सकते हैं, एक पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन जिस बेस पे ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया जाता है, तो उसमें सिलोम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रा मीन्स विद इन द सेल और एक्स्ट्रा मीन्स आउटसाइड द सेल। इंट्रासेलुलर टाइप का डाइजेशन है जो, वो किस प्रकार से डिफरेंट है उस डाइजेशन से, डाइजेशन मीन ब्रेक डाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स टू रिलीज एनर्जी। तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन और एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन के कुछ हम डिफरेंसेस है वो देखते हैं। इट अकर्स लोअर ऑर्गेनिजम्स। इंट्रासेलुलर है जो सेल के अंदर टाइप का डाइजेशन है वो छोटे ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है। छोटे मीन्स जिनकी डेवलपमेंट लोअर लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, जो शुरुआत के फाइलम हम पढ़ते हैं पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, एस्केलेमेंथ, ये जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं खासकर, और उसके अलावा जो प्रोटोजोआ है उनके अंदर ये लोअर ऑर्गेनिजम्स इनको बोला जाता है उनके अंदर। और जबकि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है ये एडवांस करेक्टर्स है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। इसके अंदर जो डाइजेशन है, ब्रेकडाउन है फूड का, वो स्मॉल पार्टिकल्स में सेल्स के अंदर ही होता है। इनके अंदर एलिमेंट्री कैनाल आउटसाइड द सेल ही देखने को मिलता है, डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर ही ब्रेकडाउन होता है, जैसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक उनके अंदर पढ़ते हैं। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या है, एक ल्यूमेन है, वो एक सेल नहीं बोल सकते हम। सेल क्या है, सेल डाइजेस्टिव ट्रैक की जो लेयर है उसके अंदर सेल पाई जाती हैं, तो सेल से बाहर ही होता है। डाइजेस्टिव ट्रैक में यदि डाइजेशन है तो उस आउटसाइड द सेल ही माना जाता है। इट इज लेस एफिशिएंट विद नो रीजनल डिफरेंशिएशन। एफिशिएंट मीन्स कम एनर्जी देके यदि हम ज़्यादा आउटपुट निकालते हैं किसी भी सिस्टम से, उसको एफिशिएंसी बोला जाता है। इसका मतलब इंट्रासेलुलर डाइजेशन में इतनी ज़्यादा हम आउटपुट नहीं निकाल पाते, इतना ज़्यादा वहाँ का फ़ायदा नहीं रहता जितनी एनर्जी उसमें लग जाती है, और रीजनल डिफरेंशिएशन भी नहीं पाई जाती, मतलब किस जगह पे किस टाइप का डाइजेशन होना है। जबकि हाईली एफिशिएंट विद रीजनल डिफरेंशिएशन वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में पाया जाता है, जिसमें हम पढ़ते हैं जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर डाइजेशन होता है, अलग अलग एंजाइम है वो अलग अलग फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करते हैं। और इस बेस पे जो फूड का प्रत्येक जो पार्टिकल्स है उसका कंप्लीट डाइजेशन वो वहाँ पे देखने को मिलता है कम एनर्जी इनपुट के। इंट्रासेलुलर डाइजेशन में एंजाइम एसोसिएशन है वो बहुत कम ही देखने को मिलती है, एंजाइम्स बहुत कम यूज होते हैं। जबकि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के अंदर एक लार्ज नंबर ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और एंजाइम्स हैं वो इंक्लूड होती हैं। काफ़ी सारे एंजाइम्स हैं वो डिफरेंट टाइप की एक्सक्रीटरी ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स या फिर एक्जोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनके द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं, जो कि फूड पार्टिकल्स को, जैसे लाइपेज है वो फैट का डाइजेशन करता है, अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन और रेनिन ये प्रोटीन डाइजेशन के अंदर ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो यही जो एंजाइम्स हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, यही एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन को बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बनाते हैं। जबकि इंट्रासेलुलर डाइजेशन में इतनी ज़्यादा
एक ही सेल के अंदर कितने सारे एंजाइम काम कर सकते हैं, और एंजाइम सेल के अंदर काम करेंगे तो और दूसरे जो सेल कंपोनेंट है उनको भी वो हार्म कर सकते हैं। इस बेस पे ज़्यादा एफिशिएंसी इंट्रासेलुलर डाइजेशन में नहीं पाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मीन्स ग्रोथ ऑफ बॉडी पार्ट्स ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल स्टेज। जब भी कोई ऑर्गेनिजम्स है, जैसे जाइगोट है, जाइगोट से जितनी भी डेवलपमेंट होती है आगे और जो कंप्लीट एक ऑर्गेनिज्म बनता है, अडल्ट ऑर्गेनिजम्स फॉर्म होता है, तो उसमें जितनी भी डेवलपमेंटल फॉर्म्स एक ऑर्गेनिजम्स फेस करता है उस बेस पे हम डेवलपमेंट को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेस पे डिवाइड करते हैं। तो डायरेक्ट डेवलपमेंट देखते हैं क्या होता है। इसके अंदर जो इम्ब्रियो है, जाइगोट से जो इम्ब्रियो डेवलप होता है, उस वो जब वेल ग्रोन इंडिविजुअल में जब आगे डेवलप होता है, विकसित होता है, तो उसके अंदर कोई भी लार्वल स्टेज है वो नहीं पाई जाती। जबकि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में एक लार्वल स्टेज होती है जो कि सेक्सुअली इमेच्योर होती है, और यंगर फॉर्म तो यंगर जो फॉर्म है किसी भी ऑर्गेनिज्म की वो सेक्सुअली इमेच्योर ही होती है। लेकिन ये लार्वल स्टेज टोटली डिफरेंट दिखाई देती है इसके अडल्ट इंडिविजुअल से। जैसे जो बटरफ्लाई का लार्वा होता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है, फ्रॉग का लार्वा है, टैडपोल लार्वा, काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स में लार्वल स्टेज पाई जाती है, और जिनके अंदर भी पाई जाएगी उनके अंदर हम जो डेवलपमेंट है वो इंडायरेक्ट हम बोलेंगे। और जो ये फॉर्म अलग अलग चेंज करता है एक ऑर्गेनिज्म लार्वल स्टेज से अडल्ट फॉर्म तक आने के लिए, उस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस बोला जाता है। और जिसके अंदर ये लार्वल स्टेज पाई ही नहीं जाती तो उसके अंदर ये मेटामॉर्फोसिस भी एब्सेंट होती है। लार्वल स्टेज जहाँ पे पाई जाएगी इंडायरेक्ट डेवलपमेंट में मेटामॉर्फोसिस प्रेजेंट मिलेगी। और एग्जाम्पल हैं जैसे डायरेक्ट डेवलपमेंट में जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं और उसके अलावा कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे हाइड्रा है, अर्थवॉर्म है, इनके अंदर भी, और फिश, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, इनके अंदर जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट मिलती है। जबकि फ्रॉग है जो एम्फीबियन में आता है, बटरफ्लाई है इंसेक्ट में आती हैं, इनवर्टिब्रेट्स के अंदर काफ़ी जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट होती है, खासकर जो नॉन कोऑर्डिनेट भी हम बोल सकते हैं, तो उनके अंदर जो डेवलपमेंट है वो इंडायरेक्ट ही पाई जाती है। लेकिन कुछ नॉन कोऑर्डिनेट ऐसे होते हैं जैसे हाइड्रा, अर्थवॉर्म, इनके अंदर कुछ एक्सेप्शन है कि डेवलपमेंट डायरेक्ट भी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द पेकुलर फीचर्स दैट यू फाइंड इन पैरासिटिक प्लेटिहेल्मिन्थेसिस। प्लेटिहेल्मिन्थेसिस प्लेटफॉर्म्स होते हैं और ये अपना जो फूड है, जो भी न्यूट्रिशन है वो एक लिविंग होस्ट से प्राप्त करते हैं, इसलिए इनको पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोला जाता है। पेकुलर मीन्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर, स्पेशल फीचर जो केवल प्लेटिहेल्मिन्थेसिस में, खासकर पैरासिटिक में, जो पैरासिटिक फॉर्म होती है खासकर वो पैथोजेनिक भी होती हैं, डिजीज कोजिंग होती हैं, तो वो हमने फीचर्स यहाँ पे डिफाइन करने हैं। तो जो प्लेटिहेल्मिन्थेसिस हैं ये फ्री लिविंग पैरासिटिक फॉर्म होती हैं। फ्री लिविंग मीन्स जो इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली कहीं पे भी सरवाइव कर सके। और पैरासिटिक के अंदर मेनली ओब्लिगेट और फैकल्टेटिव पैरासाइट्स होते हैं। ओब्लिगेट मीन्स जब तक इनको कोई होस्ट ना मिले सरवाइव ही नहीं कर सकें, और फ्री लिविंग या फैकल्टेटिव का मीन्स ये होता है कि ये विदाउट ऑर्गेनिजम्स भी सर्वाइव कर सकते हैं, जब तक इनको होस्ट नहीं मिलता है तो ये सर्वाइव कर सकते हैं। दे हैव एन ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनके अंदर जो सेल्स हैं, सेल से टिश्यू और टिश्यू मिलके ऑर्गन तक बना लेते हैं, ऑर्गन सिस्टम नहीं बनते हैं इनके अंदर। मोस्टली हर्मैफ्रोडाइट, ये बाइसेक्सुअल मोड पाया जाता है इंडिविजुअल में, मीन्स एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल और फीमेल गोनेड्स है वो डेवलप होते हैं, एक ही ऑर्गेनिज्म स्पर्म और ओवम वो प्रोड्यूस कर सकता है। 3 लेयर्ड बॉडी वाल, इनके अंदर जो बॉडी वाल है वो 3 लेयर की पाई जाती है। 3 लेयर में क्यूटिकल लेयर होती है जो सबसे आउटर मोस्ट हार्ड कवरिंग होती है, और उसके नीचे फिर एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस सिलिएटेड होती है, और उनके नीचे एंडोडर्मिस भी पाई जाती है। और सिलिया क्या होते हैं जो इनको मूव करने में मदद करते हैं, जैसे पैरामीशियम के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। डाइजेस्टिव ट्रैक इनकम्प्लीट या फिर अब्सेंट होता है। क्यों अब्सेंट होता है या क्यों इतनी ज़्यादा डाइजेस्टिव ट्रैक या एलिमेंट्री कैनाल की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि ये अपना प्रीपेयर्ड फूड ही प्राप्त कर लेते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म से, वहाँ से डायरेक्टली एब्जॉर्ब करते हैं। इनको कोई ग्लैंड्स की, डाइजेस्टिव ग्लैंड की डाइजेशन की कोई ज़्यादा जरूरत नहीं होती है। इसलिए या तो वो इनकम्प्लीट मीन्स माउथ ही मिलेगा, एनस नहीं मिलेगा उसके अंदर। कंप्लीट के अंदर माउथ और एनस दो ओपनिंग पाई जाती है एलिमेंट्री कैनाल की, तो इनके अंदर
केवल माउथ ही पाया जाता है जो कि क्या करता है, सक्शन करता है, खींचता है किस चीज़ों को, जो भी इनको न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करना है उसको, या फिर एब्सेंट भी रहता है। ये अपनी डायरेक्ट जो मेम्ब्रेन है, बॉडी वाल है, वहां से भी फूड पार्टिकल उनको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। द प्रेजेंस ऑफ वेल डिफाइंड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर सच एज फ्लेम सेल्स, इनके अंदर जो ओस्मो रेगुलेशन और नाइट्रोजीनियस वेस्ट को रिमूव करने का काम है वो फ्लेम सेल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, ऐसा लगता है कि जो फ्लेम्स हैं जैसे फायर की फ्लेम्स होती हैं ऐसी दिखाई देती हैं। तो एक टाइप का ओस्मो रेगुलेटरी या किडनी जैसा फंक्शन है वो ये फ्लेम सेल्स ही कैरी आउट करती हैं। प्रेजेंस ऑफ एंटीटॉक्सिन एंड थिक टेगुमेंट्स विच इज रेजिस्टेंस टू डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ द होस्ट, तो जब भी किसी ऑर्गेनिजम्स में जो पैरासिटिक फॉर्म है प्लेटिया एलिमेंथिस की, जैसे टेपवॉर्म वगैरह भी, लीवर फ्लूक वगैरह, जब किसी भी बॉडी के अंदर ये सर्वाइव करते हैं तो उनमें उनके इम्यून सिस्टम से जो केमिकल्स रिलीज होते हैं या फिर जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम से जो जूसीज हैं, एंजाइम्स हैं वो रिलीज होते हैं, उनसे बचाने के लिए ये एंटीटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। और इनकी जो बॉडी वाल है वो थिक टेग्यूमेंट से कवर होती है ताकि इंटरनल स्ट्रक्चर है जो इनकी बॉडी की उसे को बचाया जा सके डाइजेस्टिव एंजाइम्स के इफेक्ट से। इनके अंदर जो रेस्पिरेशन है वो अनएरोबिक पाया जाता है, मतलब इनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। और ऐसा कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जैसे लंग्स, गिल्स, ऐसी कोई स्ट्रक्चर है वो भी इनके अंदर नहीं पाई गई है। द फ्रंट बॉडी पार्ट हैज सक्कर, जो इनका सामने वाला बॉडी पार्ट होता है उसमें सक्कर्स, सक्कर्स क्या होता है, सक मतलब चिपकने से रिलेटेड या खींचने से रिलेटेड, हुक्स, हाई स्पोर्ट्स है। हुक्स भी ऐसे ही है क्वेश्चन मार्क जैसे, कि जो इनको किसी भी जगह पे अटैच करने में मदद करता है। आई स्पोर्ट्स क्या होते हैं, जो इनको लाइट के प्रति सेंसिटिव होते हैं, लाइट से अपनी जो भी लाइट से दूर भागना है, लाइट की तरफ जाना है, तो वो मोमेंट ये शो करते हैं। ओरिकल्स जो मेनली ब्लड वगैरह है, ये जो भी एक ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, वो इनको ऑर्गेनिजम्स, होस्ट ऑर्गेनिजम्स के साथ अटैच होने में मदद करते हैं, तो ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट हम बोल सकते हैं। इसके अलावा इनके पास जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो हाईली डेवलप्ड होता है, बहुत ज़्यादा विकसित है। क्यों? क्योंकि जब भी किसी ऑर्गेनिजम्स में जाते हैं तो यहाँ पे अपना नंबर इंक्रीज करते हैं, और पैथोजेनिक फॉर्म्स तो जितना ज़्यादा नंबर इंक्रीज करती है उनके लिए हेल्पफुल होता है, तो उसी के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी बड़ा डेवलप्ड इनके अंदर पाया जाता है। तो ये मेनली फ्लैट वॉर्म्स हैं, उनके करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स थे जो पैरासिटिक फॉर्म पाई जाती है, खासकर पैथोजेनिक फॉर्म होती है, किसी भी ऑर्गेनिजम्स को टोटली डैमेज कर देती हैं। उसके बाद है व्हाट आर द रीजंस दैट यू थिंक ओ फॉर द आर्थ्रोपोड्स टू कंस्टिट्यूट द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल किंगडम। जब एनिमल किंगडम में हम डिफरेंट फाइलम स्टडी करते हैं तो उसमें आर्थ्रोपोडा के सबसे ज्यादा इंडिविजुअल्स पाए जाते हैं, इसलिए इसको लार्जेस्ट फाइलम भी बोला जाता है एनिमल किंगडम का। तो हमको ऐसे कुछ कारण बताने हैं जो इसके ऑर्गेनिजम्स को ज्यादा से ज्यादा सर्वाइव करने में मदद करते हैं। अलग अलग टाइप की वेरिएशंस उनके अंदर पाई जाती है, बायोडाइवर्सिटी जितनी ज्यादा होती है उसी की वजह से ऑर्गेनिजम्स ज्यादा नंबर में पाए जाते हैं। और वही हमने कुछ रीजन बताने हैं जिसकी वजह से इतना बड़ा फाइलम है ये एनिमल किंगडम का। तो दे हैव जॉइंटेड लेग्स, ये तो इनका एक कॉमन फीचर है कि इनके जॉइंटेड लेग पाए जाते हैं, जिनकी वजह से इनको अर्थ्रो मीन्स जॉइंटेड, पोडा मीन्स लेग, जिसकी वजह से ये मोटाइल होते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। परफॉर्म मैनी अदर फंक्शंस ड्यू टू दीज जॉइंटेड अपेंडेजेस, और बहुत सारे अलग अलग काम है वो भी ये कर सकते हैं इन जुड़े हुए पाँवों की वजह से। ए हार्डन्ड स्केलेटन मेड अप ऑफ काइटिन प्रोटेक्ट देयर बॉडी, उनके जो शरीर है उनके ऊपर एक मजबूत स्केलेटन पाया जाता है, एक्सोस्केलेटन जिसको बोलते हैं, वो काइटिन का बना होता है। और काइटिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो मैक्सिमम हार्श कंडीशन से, अनवेरिएबल कंडीशन से इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। हार्ड स्केलेटन रिड्यूस वाटर लॉस फ्रॉम द बॉडी, और साथ में ये जो स्केलेटन है ये वाटर लॉस से भी बचाता है, जिसकी वजह से इनका वाटर है वो कंजर्व रहता है, बार बार वाटर इनटेक करने की जरूरत नहीं होती। डेमोन्स्ट्रेट ए डिफरेंट सिस्टम फॉर लोकोमोशन, रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन, इनके अंदर जो डिफरेंट टाइप का जो सिस्टम्स हैं, जैसे लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, काफ़ी सारे बुक गिल्स, बुक लंग्स पाए जाते हैं, और रिप्रोडक्शन में भी जो इंसेक्ट्स हैं, अलग अलग टाइप के सिस्टम्स हैं, एक वाइड वैरायटी ऑफ सिस्टम्स हैं वो पाए जाते हैं। ये भी इनका एक बड़ा रीजन है। एबिलिटी टू लिव इन डाइवर्स कंडीशन, ये ऊपर हमने डिस्कस कर लिया। जो हार्ड एंड स्केलेटन होता है काइटिनस, वो इनको डाइवर्स कंडीशन में या वेरिड हैबिटेट्स में, ज़्यादा गर्मी सर्दी है, एसिडिक कंडीशन है, वहाँ पे सर्वाइव करने में मदद करता है।
इन कंपैरिजन टू अदर फाइला दे आर प्री डेवलप्ड। दूसरे फाइला की बजाय, दूसरे फाइलम है उनकी बजाय ये पहले से ही डेवलप्ड होते हैं। इनके अंदर काफ़ी सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो प्री डेवलप्ड होते हैं, उनके लिए इनकी ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं रहती है, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग वो जो प्रोसेस है वो ये शो नहीं करते हैं। वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन एंड नर्वस सिस्टम, इनके अंदर जो सेंसरी सिस्टम है, इनकी जो आईज हैं या फिर जो भी टैंगो रिसेप्टर हैं, कीमो रिसेप्टर्स हैं, वो बड़ी डेवलप्ड होते हैं। और नर्वस सिस्टम भी इनका दूसरे फाइलम जो इनसे लोअर ऑर्गेनिज्म है उनके द्वारा उनके ज़्यादा डेवलप्ड पाया जाता है। सम इंसेक्ट एग्जिबिट्स फिरोमोन्स दैट अनेबल कम्युनिकेशंस, जैसे चींटियाँ होती हैं एक के पीछे एक लाइन में चलती हैं, तो इनके पीछे ऐसा ही पाया जाता है कि फिरोमोन्स सिक्रेट करते हैं, केमिकल सिग्नलिंग से ये अपना जो संपर्क है वो स्थापित करते हैं, उसी की वजह से ये कम्युनिकेशन करते रहते हैं। तो ये जो डिफरेंट टाइप के जो फीचर्स हैं वो इनको बड़ा मदद करते हैं अपनी जो नंबर है उनको इंक्रीज करने में। उसके बाद है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ये एक ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है, किस ऑर्गेनिजम्स का इंपॉर्टेंट फीचर है। एक है वाटर कैनाल सिस्टम, एक है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। यदि वाटर कैनाल सिस्टम पूछते तो वो पूरी फिरा में आता, लेकिन उन्हें वाटर वेस्कुलर सिस्टम पूछा है तो वो अकाइनोडर्मेटा में आता है। अमंग दैम इज परफोरेटेड पैनल, एक मतलब परफोरेटेड मतलब पोर्स जिसके अंदर काफी सारे पाए जाते हैं, जिनको मेट्रोपोराइट बोला जाता है। विच अलोज वाटर टू परकोलेट इन दियर सिस्टम, जिसकी वजह से जो परकोलेट मतलब रिसना, आराम आराम से जो वाटर है जैसे मिट्टी में से रिश्ता हुआ नीचे जाता है, तो कुछ छोटे छोटे छिद्र होते हैं इनकी बॉडी के ऊपर, उनसे जो वाटर है वो बॉडी के अंदर परकोलेट करता रहता है। और ये सिस्टम है काइनोडर्मेटा में पाया जाता है। ये काफ़ी हेल्पफुल सिस्टम है, इनको न्यूट्रिशन इनटेक करने में और जो लोकोमोशन है उसमें मदद करता है। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोर्डेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, एक स्टेटमेंट है उसको जस्टिफाई करना है कि जो जितने वर्टिब्रेट्स हैं उनको हम कोर्डेट्स बोल सकते हैं, लेकिन सभी कोर्डेट्स को वर्टिब्रेट्स नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि वर्टिब्रेट्स एक सब फाइलम है कोर्डेट फाइलम का। कोर्डेट्स में वर्टिब्रेट्स के अलावा दूसरे भी ऑर्गेनिजम्स हैं, दूसरे भी सब फाइलम्स हैं वो आते हैं, जैसे प्रोटोकोर्डेट्स, स्पेलोकोर्डेट्स। वर्टिब्रेट्स की तो खास बात है कि उनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम पाई ही जाएगी, लेकिन जो दूसरे सब फाइलम हमने डिस्कस किए जैसे प्रोटोकोर्डेट्स और स्पेलोकोर्डेट्स, उनके अंदर कोर्डेट्स ही है, उनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट नहीं है। तो यही हमने यहाँ पे बताना है। द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड पेयर फेरेंजियल गिल स्लिट्स इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइलम कोर्डेट। फाइलम कोर्डेट के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनके अंदर नोटोकॉर्ड मिलता है, और साथ में पेयर्ड फेरेंजियल मीन्स फेरेंक्स रीजन के आसपास कुछ गिल्स के लिए कुछ छिद्र पाए जाते हैं जो कि इनको रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। इनसे जो गिल स्लिट्स हैं इनसे वाटर है वो बाहर निकलता है, माउथ से वाटर इनटेक करते हैं, जो खासकर जो फिशीज में पाया जाता है। However, the vertebrata notochord in the embryo is replaced by columns of bony vertebra in the adult। लेकिन जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेटा होता है, उनके अंदर जो नोटोकॉर्ड है वो इम्ब्रियो स्टेज में जरूर मिलती है। कार्टिलेजिनियस रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि एक स्पोर्ट का काम करती है, लेकिन जो हायर ऑर्गेनिजम्स है अडल्ट फॉर्म है उनके अंदर ये नोटोकॉर्ड है वो वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा रिप्लेस कर दी जाती है। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वर्टिब्रेट्स का। इट इज देयरफॉर सेड दैट ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोर्डेट। इसलिए हम बोल सकते हैं कि वर्टिब्रेट्स में कोर्डेट या नोटोकॉर्ड है थोड़े टाइम के लिए पाई जाती है, इसलिए कोर्डेट्स में जरूर आता है। लेकिन कोर्डेट्स में वर्टिब्रेट्स के अलावा और भी जो सब फाइलम है वो इंक्लूड होते हैं। हाउ इंपॉर्टेंट इज द प्रेजेंस ऑफ एयर ब्लैडर इन पाइसेज। जो फीसीज होती हैं मछलियां, उसमें एयर ब्लैडर का क्या रोल होता है? एयर ब्लैडर मीन हवा की जो थैली होती है उनके अंदर। एयर ब्लैडर मेनली जो पाया जाता है वो ओस्टियोथीसिस में पाया जाता है, बोनीफिसीज में, और ये बायंसी को रेगुलेट करता है, मतलब इनकी एक डेप्थ को कंट्रोल करता है, किस डेप्थ में फिशीज को वो जो मूव है वो करना है, और इनको डूबने से बचाता है, सिंकिंग से। अब डूबने का मतलब क्या है? फिशीज तो पहले से डूबी होती हैं वाटर के अंदर, लेकिन जो सिंकिंग है, अब जैसे ओशियंस है उनकी जो गहराई है वो बहुत ज़्यादा होती है। जितनी ज़्यादा गहराई में जो फिशेज जाएंगी उतना ही ज़्यादा उनको वाटर प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर्स है, उनसे
उनको फेस करना पड़ेगा, तो ज़्यादा गहराई पे भी वो नहीं जा सकती। तो इसलिए ज़्यादा गहराई के लिए इन्होंने सिंकिंग वर्ड यूज किया है। वैसे तो टूपी होती हैं फिशेज पहले से ही, लेकिन वो वाटर सरफेस के आसपास ही तैरती हैं, जिससे उनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर वगैरह है या फिर जो वाटर प्रेशर है उनको कम फेस करना पड़ता है। इसी के लिए एयर ब्लैडर उनकी मदद करते हैं। तो इतना ही है, ये जस्ट एक 1 मार्क में क्वेश्चन है, और ये खासकर बोनी फिशेज में पाया जाता है। कार्टिलेजनस फिशेज में ये अब्सेंट होता है। इसी की वजह से कार्टिलेजनस फिशेज को लगातार स्विम करना पड़ता है, सोते हुए भी स्विम करती हैं। शार्क मछली ऐसी है जो कार्टिलेजनस फिश है, वो सोते हुए भी स्विम करना पड़ता है उसको। यदि वो स्विम करना बंद करे तो वो भी सिंकिंग का शिकार रहेगी, मतलब वो बहुत ज़्यादा गहराइयों में चली जाती है समुद्र के, जिसकी वजह से वहाँ पे उसकी डेथ है वो कन्फर्म्ड रहती है। लेकिन ऑस्टियोथिसिस में इस एयर ब्लैडर की वजह से, बोनीफिसीज के अंदर इसी एयर ब्लैडर की वजह से वो सिंकिंग से बचती हैं, बायोएनर्जी को कंट्रोल कर लेती हैं। What are the modifications that are observed in birds that help them fly? उनको उड़ने में जो पक्षी हैं, बर्ड्स हैं, एयर्स हैं, जो क्लास आता है टेट्रापोडा में, उसमें कैसे फीचर्स हैं, क्या क्या मॉडिफिकेशन है जो उनको उड़ने में मदद करती हैं। फीदर्स होती हैं उनके ऊपर, छोटे छोटे पंख प्रेजेंट होते हैं। फीदर्स में और विंग्स में यही फर्क रहता है। फीदर्स छोटे पंखों को बोला जाता है, और विंग्स हैं जिनकी वजह से वो फैला के, जैसे जो हाइंड जो 4 लिम्स हैं उनकी एक मॉडिफिकेशन होती है विंग्स, बड़े पंख। 4 लिम्स आर टर्न्ड इनटू विंग्स, तो वही आगे बात, जो विंग्स हैं वो उनके आगे के पाँव से बने होते हैं, ये बोल सकते हैं। आगे की स्ट्रक्चर्स जो प्रेजेंट होती हैं, जैसे हाइंड लिम्स जो सब ऑर्गेनिजम्स में लेग्स ही होती हैं, जबकि 4 लिम्स हैं वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में वो मॉडिफाई हो जाती हैं। ह्यूमंस में जैसे हैंड्स बन जाते हैं, एव्स में, बर्ड्स में वो 4 लिम्स बन जाते हैं, और ये उनको फ्लाइट करने में मदद करते हैं। विंग्स का काम ही यही होता है। हाइंड लिम्स के में उनके स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। स्केल्स स्लिपरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, जो कि एक प्रोटेक्शन का काम करती हैं, जैसे फिशीज में प्रेजेंट होती हैं। दे हैव न्यूमेटिक और होलो बोन्स, उनकी जो हड्डियां अंदर से खोखली होती हैं जिसमें एयर फील होती हैं। इसके 2 फायदे हैं। पहला, ये जो स्केलेटन है इनका उसको हल्का बना देती हैं। दूसरा, जो रेस्पिरेटरी फंक्शन है उसको भी परफॉर्म करती हैं। जैसे ये एयर इनहेल करते हैं तो लंग्स हैं जो वो इनकी हड्डियों के साथ ही कनेक्टेड होते हैं, और जो एयर इनटेक होती है उससे पूरे जहां तक इनकी जो लॉन्ग बोन्स हैं वहां तक भी एयर है ऑटोमेटिकली सप्लाई होती है। अब्सेंस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, इनके शरीर में काफ़ी सारी स्ट्रक्चर्स हैं वो कम रखी जाती हैं। जैसे यूरिनरी ब्लैडर है वो नहीं होता, ताकि हल्का रखा जा सके इनको। अंदर जो भी इनके अंदर फीसिज है या फिर जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है वो जैसे ही बनते हैं तो उनको ये बाहर निकाल देते हैं उसी टाइम, कोई स्टोरेज नहीं होती है, जिसकी वजह से नेट बॉडी वेट लॉस हो जाता है और इनको उड़ने में मदद मिलती है। और खासकर इनकी स्ट्रीमलाइंड बॉडी, जो दारीदार शरीर होता है, जो कि मछलियों में, फिशीज में और बर्ड्स में पाया जाता है, जो कि एयर रेजिस्टेंस या फिर वाटर रेजिस्टेंस, जिसको ड्रैग बोला जाता है। ड्रैग मतलब जो फ्लूइड कर सकती हैं जितनी भी चीजें, उनकी वजह से जो रेजिस्टेंस क्रिएट होता है उसको ड्रैग बोलते हैं। तो ड्रैग को कम से कम करने के लिए और लंबी फ्लाइट्स, लंबी टाइम तक उड़ने के लिए इनके जो बॉडी है वो मदद करती है। इसी स्ट्रीमलाइंड को हमने कॉपी करके जो भी एरोप्लेन है, शिप्स हैं, उनको हमने बनाया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुड द नंबर ऑफ द एग्स और यंग वंस प्रोड्यूस्ड बाय ओविपेर्स और विविपेर्स मदर बी इक्वल, व्हाई? जो एग्स प्रोड्यूस होते हैं ओवरी के अंदर, या फिर जो यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं किसी के द्वारा, ओविपेर्स जो एग लेइंग एनिमल्स हैं और जो यंग वंस को प्रोड्यूस करने वाले एनिमल्स हैं, वो इक्वल नंबर में होते हैं क्या? यदि इक्वल में होते हैं तो क्यों होते हैं, और नहीं होते हैं तो क्यों नहीं होते हैं? तो आंसर है, एक जैसा नंबर नहीं होता है। विविपेरस ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनका जो यंग वंस का या फिर एग्स का नंबर कम पाया जाता है। किसके कंपैरिजन में? ओविपेरस के कंपैरिजन में। द नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस्ड बाय ओविपेरस मदर इज मोर, आगे ना बात। ओविपेरस ऑर्गेनिजम्स जितने भी एग प्रोड्यूस करते हैं वो ज्यादा नंबर में प्रोड्यूस करते हैं, बिकॉज इन ओविपेरस एनिमल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द यूट्रस। जो ओविपेरस हैं, जो एग लेइंग एनिमल्स होते हैं, उनमें फर्टिलाइजेशन यूट्रस से बाहर होती है, जबकि विविपेरस के अंदर जो डेवलपमेंट है वो यूट्रस के अंदर ही टेक प्लेस होती है, विच मेक्स सक्सेसफुल इंक्यूबेशन ऑफ यंग एनिमल लेसर, जिसकी वजह से जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है जिसके अंदर
जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल करके रखना पड़ता है यंग एनिमल का, वो कम टाइम तक होता है किसके अंदर, ओविपेरस ऑर्गेनिज्म के अंदर, क्योंकि वो हर टाइम इंक्यूबेशन पीरियड है उसको फेस नहीं कर सकती। विविपेरस ऑर्गेनिजम्स के अंदर तो जो भी एग है वो यूट्रस के अंदर ही रहता है, तो इंक्यूबेशन वो 24 आवर्स वो चलता ही रहता है। When the eggs are present outside, there is a risk of getting eaten by predator। दूसरा रीजन ये भी है कि सर्वाइवल रेट को बढ़ाने के लिए ही ज़्यादा मात्रा में एग्स प्रोड्यूस किए जाते हैं ओविपेरस एनिमल्स के द्वारा, क्योंकि ओविपेरस एनिमल्स हर टाइम इनक्यूबेट नहीं कर सकते। हर टाइम चांसेस रहते हैं कि जो प्रीडिएटर है कोई भी दूसरा ऑर्गेनिजम्स है, स्नेक वगैरह है, उनको खा सकता है, क्योंकि वो मूव करके नहीं जा सकते कहीं पे भी। प्रोटेक्शन कम होती है एग्स की ओविपेरस के अंदर, जबकि विविपेरस में ऑर्गेनिजम्स को टोटली प्रोटेक्ट करके रखा जाता है यूट्रस में, और यंग वंस डेवलपमेंट ही सारी की सारी जो डेवलपमेंट करवाने के बाद ही उसको बॉडी से बाहर एक्सपेल किया जाता है पार्टिवरेशन के द्वारा। Therefore, in order to sustain the progeny, there is a requirement of more of the egg। इसलिए सस्टेन मीन्स प्रोजेनी को बचाए रखने के लिए, बच्चों को एक वंश है उसको बढ़ाए रखने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, नंबर ऑफ इंडिविजुअल को बचाए रखने के लिए ही ज़्यादा एग्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है वो रहती है ओविपेरस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ऑप्शन टाइप है, सेगमेंटेशन इन द बॉडी इज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले जो सेगमेंटेशन है, सेगमेंटेड बॉडी है, वो इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक फीचर किस फाइलम का है, और वो हमको पता है एनालिडा का ही रहता है, जिसमें अर्थवर्म आ जाता है। उसके बाद मैच द फॉलोइंग कॉलम है, इसमें ये क्वेश्चंस के रूप में दिया गया इसलिए रेड कलर में शो किया गया है कि अपर कॉलम है वो किस में पाया जाता है, पैरापोडिया है वो कहाँ मिलते हैं, और जो इनके आंसर है वो ये है। अपर कॉलम है वो ओस्टियोथीसिस बोनिफिसिस में पाया जाता है, जो कि गिल कवर होता है, गिल को प्रोटेक्ट करके रखता है, कवरिंग होती है। पैरापोडिया एनालिडा में पाया जाता है नेरीज के अंदर, जो कि इनको मूव करने में मदद करता है, लोकोमोटरी ऑर्गन है। स्केल से प्रोटेक्शन में काम करते हैं, रेप्टाइल्स में फिशिज में पाए जाते हैं, लेकिन फिशिज का कॉलम यहाँ पे नहीं है, और यदि है तो ओस्टियोथीसिस का है, वो अपर कॉलम में हमने कवर कर लिया है। उसके बाद कॉम्प्लेट्स वो टिनोफोरा में पाई जाती हैं, जो कि इनको लोकोमोशन में मदद करती हैं। 8 कॉम्प्लेट्स पाई जाती हैं, और ये टिनोफोरा वही है जिसके ऑर्गेनिज्म के अंदर बायोल्यूमिनेंस भी देखने को मिलती है। रेडुला मोलस्का में पाया जाता है, रेडुला एक फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होता है, जो कि इनको टीथ का फंक्शन प्रोवाइड करता है। ये एप्पल स्नेल जैसे पाइला है उसके अंदर ही पाया जाता है। हेयर्स मैमल्स की करेक्टरिस्टिक फीचर हैं, केवल मैमल्स ही ऐसे जीव हैं जिनकी बॉडी के ऊपर एयर पाए जाते हैं। क्वाइनोसाइट्स सेल्स होती हैं, कोलर सेल्स जिसको बोला जाता है, ये पोरिफेरा में पाई जाती हैं, जो वाटर कैनाल सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। गिल स्लीट्स हैं, ये फीसिस में पाई जाती हैं, और खासकर साइक्लोस्टोम्स एंड कॉन्ड्रियोथीसिस में ही मिलेंगी, ऑस्टियोथीसिस में नहीं मिलती हैं। तो गिल स्लिट्स क्या होते हैं, पोर्स होते हैं जो कि बॉडी के बाहर ओपन होते हैं, जिनको रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ सम एनिमल दैट आर फाउंड पैरासिटिक ऑन द ह्यूमन बींग्स। इंसानों में बीमारी फैलाने वाले या फिर एक पैरासिटिक की फॉर्म में जो हमसे न्यूट्रिशन है वो खींचते रहते हैं, जैसे कस्केटा मरबेल होती है जो प्लांट से न्यूट्रिशन है उसको खींचती रहती है, तो उनके हमने क्या करने हैं यहाँ पे एग्जाम्पल बताने हैं, कुछ एनिमल की लिस्ट बनानी है। तो कुछ एनिमल्स हैं जो ह्यूमंस में पैरासिटिक फॉर्म में पाए जाते हैं, उसमें आता है एनसाइक्लोस्टोमा, हुक वॉर्म्स होता है, इनकी स्ट्रक्चर हुक जैसी रहती है। टेप वॉर्म होती है, टेनिया जिसको बोला जाता है, पिन वॉर्म, टेप वॉर्म, पिन वॉर्म, और ये खासकर वॉर्म्स में ही आ जाते हैं, जबकि इनमें से कुछ प्लेटिया लिमेंथिस से फ्लैट वॉर्म्स हैं, जैसे जो फ्लेयर वॉर्म्स हैं, वाउचेरिया है, और टेप वॉर्म्स हैं, ये फ्लैट वॉर्म्स में आ जाते हैं, जबकि एंटीरो बायोस है, पिन वोम है, या फिर हुक वोम है, और एक राउंड वोम है एस्कैरिस। ये डिजीज फैलाते हैं अलग अलग। एस्कैरिसिस एक डिजीज होती है जो राउंड वोम के द्वारा फैलाई जाती है। वाउचेरिया बैंक्रोप्टी एलिफेंटासिस डिजीज है, उसको खोज करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो इंटेस्टाइनल ट्रैक को डैमेज कर सकते हैं, इंटेस्टाइन्स को डैमेज करते हैं,
जैसे टेपवोम वगैरह होते हैं, पिनवोम है, तो ये डिजीज कोज करते हैं, पैरासिटिक फॉर्म है जो ह्यूमंस में खासकर पाई जाती है। तो दैट इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर, एंड जो भी हमने आज डिस्कस किया है उसका जो पीडीएफ कंटेंट है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है।